हेलो गाइस, वर्चुअल इंफ्राटेक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है। इस लेक्चर में हम डिवाइस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, टीयर 1 क्या, टीयर 2, टीयर 3, ये सब कुछ जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है। अब जो बंदे हैं जिनको डिवाइस के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, उन बंदों को मैं डिवाइस के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क के किन किन डिवाइस हैं मार्केट में। ठीक है। वो डिवाइस को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, ये सब कुछ इस टॉपिक में होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्लाइड में देखिए। यहाँ पे कुछ इस तरह से देखो, कहीं पे भी अगर आपको मार्केट में कुछ इस तरह से अगर आइकॉन दिख रहे हैं आपको, तो समझ लेना चाहिए कि ये कुछ, यानी कि ये कुछ डिसाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे, देखो ये कुछ इस तरह से अगर आइकॉन कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो समझ लेना है कि ये L3 स्विच का आइकॉन है। देखो यहाँ पे फायरवॉल का आइकॉन है, ये पालो अल्टो है, ये FortiGate का है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो डेस्कटॉप का कुछ आइकॉन इस तरह से होता है, सर्वर का कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। यहाँ पे ये सर्वर का हो गया, लैपटॉप कुछ इस तरह से दिखता है, एक्सेस पॉइंट कुछ इस तरह से दिखता है। जहां पे भी आपको ये राउंड वाला अगर नजर आएगा आइकॉन, तो हम उसे राउटर कंसीडर करते हैं। कुछ इस तरह से ये क्या है, आइकॉन है। देखो यहाँ पे ये क्लाउड, या फिर हम क्या कहते हैं इसको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कह सकते हैं। ये क्या है, एक लैन मीडिया केबल है। यहाँ पे वायरलेस का सिग्नल है। यहाँ पे देखो ये वैन मीडिया है, जो कि हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह से ये कनेक्टिविटी है। ठीक है। ये अलग अलग डिवाइसेस हैं। ये सब में क्या करते हैं, हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वन बाय वन। अगर मान लो मुझे सिस्को, सॉरी लिनक्स में अगर मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करना है, या स्विच में मुझे अगर आईपी कॉन्फ़िगर करना है, या फायरवॉल में आईपी कॉन्फ़िगर करना है, या कॉन्फ़िगरेशन करना है नेटवर्क का पार्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मुझे लिनक्स के बारे में अगर चीजें देखनी है, तो मुझे लिनक्स के कॉन्फ़िगरेशन की सारी चीजें सीखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिनक्स का कोर्स करना पड़ेगा। अगर विंडोज की चीजें अगर सीखनी है, तो मुझे विंडोज का कोर्स करना पड़ेगा। खैर विंडोज का तो हम कोर्स नहीं करते, बचपन से हम क्या करते हैं, तो ये जो है विंडोज चलाते हैं, कंट्रोल पैनल क्या है, इंस्टॉलेशन किस तरह से करना है, कुछ हद तक हम क्या करते हैं, विंडोज को मैनेज करते हैं। लेकिन इसका भी कोर्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। ठीक है। वो करेंगे तो आप क्या करोगे, बेहतर जान सकते हो। जैसे कि फाइल शेयरिंग करना है, आईपी एड्रेस असाइन करना है। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन बेसिक जो चीजें हमें पता होती हैं, जैसे कि आईपी एड्रेस असाइन करना है, नेटवर्क शेयरिंग करना है, ये सारी चीजें, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, पिंग करना है, ब्राउजिंग करना है, डिलीट करना है, एडिट, कॉपी पेस्ट, ये सारी चीजें क्या करते हैं, हम विंडोज में करते हैं। लेकिन सर्वर में भी कुछ चीजें होती हैं जो कि सर्वर का पार्ट अगर आपको सीखना है तो एमसीएस से करना होगा। ठीक है। खैर हम ये टेक्नोलॉजी के बारे में छोड़ देते हैं, लेकिन हम नेटवर्क डिवाइस की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं जिनमें हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि लिनक्स में हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे नेटवर्क। ठीक है। तो मैं कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूं कि लिनक्स में किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये रहा मेरे पास कोई एक लिनक्स का सर्वर है। इस सर्वर को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेके आता हूं और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है। जब तक स्टार्ट होगा सर्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे डिवाइसेस हैं, इनमें हम क्या करेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे कि इसमें आईपी एड्रेस किस तरह से असाइन करते हैं। ठीक है। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप में सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पे विंडोज R प्रेस करना है, और यहाँ पे आप CMD अगर टाइप करोगे, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आईपी कॉन्फ़िग करके अगर आप टाइप करोगे, तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेसेस नजर आएंगे। ठीक है। यहाँ पे अलग अलग आईपी एड्रेसेस नजर आ रहे हैं। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने आईपी कॉन्फ़िग करके टाइप किया, तो यहाँ पे इथरनेट अडेप्टर 2 करके मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद अननोन अडेप्टर लोकल एरिया कनेक्शन नजर आ रहा है, इथरनेट अडेप्टर 5 नजर आ रहा है। तो ये जो है, ये क्या है, मेरे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंस्टॉल है, वर्चुअल है, फिजिकल है, ये सब कुछ क्या है, नेटवर्क है, अडेप्टर्स हैं।
ये अडेप्टर कहाँ देखे दिखाई देते हैं? तो मैं एक कमांड डालता हूँ, ncpa.cpl करके कमांड है। ये जब आप कमांड एंटर करोगे ना, तो यहाँ पे आपको इतने सारे मेरे क्या है, इथरनेट यानी कि ये सब कुछ आपको नजर आ रहे हैं। ये क्या है, मेरे अडेप्टर हैं, ये एनआईसीज हैं, ये सब कुछ अलग अलग पर्पस के लिए क्या है, इथरनेट अडेप्टर है। यहाँ से हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। देखो मेरा अगर अभी देखा जाए तो मेरा यहाँ पे वाईफाई चल रहा है, ठीक है। वाईफाई के लिए मेरा क्या है, यहाँ पे ये अडेप्टर है। देखो मुझे ये आईपी एड्रेस मिल गया है 192.168.1.39। अगर मैं सीएलआई से देखूंगा वही अडेप्ट जो आईपी एड्रेस मुझे मिला है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये रहा 39 वाला आईपी एड्रेस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वायरलेस लैन अडेप्टर वाईफाई 2। यानी कि यहाँ से वाईफाई 2 से मुझे क्या हो रहा है, इंटरनेट मिल रहा है। उसी तरह से ये वीएम के अडेप्टर्स हैं कुछ। यहाँ पे लोकल एरिया कनेक्शन यानी कि इथरनेट का भी अडेप्टर है मेरे पास, ठीक है। तो ये कुछ अडेप्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि विंडोज के अंदर होता है। विंडोज सर्वर में भी कुछ इस तरह से ही होता है। विंडोज सर्वर में भी अगर आप ये कमांड चलाओगे ना, तो यहाँ पे आ जाओगे, इस लोकेशन पे आ जाओगे, और यहाँ से क्या कर सकते हो आप, आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। आइए देखते हैं कि हम, अगर मान लो आप केबल इस्तेमाल कर रहे हो, आपने वाईफाई नहीं इस्तेमाल किया है, आपको केबल इस्तेमाल करना है, तो आप किस तरह से आईपी एड्रेस असाइन करोगे, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इथरनेट 5 करके है, नेटवर्क केबल अनप्लग्ड करके दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर डबल क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स नजर आ रही हैं। IP वर्जन 4 करके कहाँ पे है, देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IP/IP वर्जन 4। यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ दिख रहा है। अगर मैं ऑप्टेन ऑटोमेटिक कर दूं ना, तो वो डीएससीपी से आईपी एड्रेस मिलेगा। खैर डीएससीपी क्या है वो आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी आपको इतना ही देखना है कि अगर मान लो ऑप्टेन ऑटोमेटिक करूंगा तो मुझे क्या होगा, डीएससीपी से आईपी एड्रेस मिलेगा। अगर मुझे खुद असाइन करना है आईपी एड्रेस, तो मैं यहाँ से 192.168.1 अगर मान लो मैं 200 कर रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करके आपको बता देता हूँ, और जस्ट मैंने ओके कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे इथरनेट 5 को आईपी एड्रेस असाइन किया था। आइए देखते हैं क्या वो आईपी एड्रेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो सीएलआई में आ जाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कि इथरनेट 5 कहाँ पे दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे इथरनेट अडेप्टर 5 दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आईपी एड्रेस नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी रीचेबिलिटी नहीं है उस इंटरफेस के साथ में, इसलिए वो क्या है, नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। जब ये प्लग करेंगे हम केबल, तो हमें क्या होगा, ये आईपी एड्रेस नजर आएगा। चलो आइए देखते हैं यहाँ पे इथरनेट अडेप्टर 6 को आईपी एड्रेस असाइन करके देखते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे VMware का जो अडेप्टर है इसको असाइन करके देखते हैं। अभी मेरे सिस्टम में क्या है, मल्टीपल अडेप्टर्स हैं, लेकिन आपके सिस्टम में सिर्फ दो ही अडेप्टर दिखेंगे आपको, एक वाईफाई वाला और एक लोकल एरिया कनेक्शन वाला अडेप्टर। अगर वाईफाई की बात की जाए, तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ आईपी एड्रेस असाइन करना है, चेंज करना है, तो यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके देखो, यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे IP वर्जन 4। अभी यहाँ पे तो मुझे कुछ आईपी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अगर वाईफाई 2 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे आईपी दिख रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आईपी आ रहा है डीएससीपी से, ठीक है। ये मेरे वाईफाई से आ रहा है, ये मेरा जो घर का वाईफाई है, उस वाईफाई से क्या हो रहा है, मुझे ये आईपी एड्रेस उस राउटर से यानी कि डायल अप कनेक्शन से क्या हो रहा है, मुझे ये आईपी एड्रेस मिल रहा है। ये सब कुछ हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, ये डीएससीपी क्या होता है, डीएससीपी से किस तरह से आईपी मिलता है, ये सारी चीजें क्या करेंगे हम आगे देखने वाले हैं। मैं जस्ट आपको सिर्फ आईपी एड्रेस किस तरह से असाइन करते हैं डिवाइस को वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डिवाइसेस हैं अलग अलग। हमने लिनक्स का डिवाइस बूट किया है। चलो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, इसको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से नजर आ सके। यहाँ पे रूट इसका यूजर नेम रहेगा, और पासवर्ड भी डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूँ सक्सेसफुली।
तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो CLI है, ये CLI से यूज होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर आपको किसी कंपनी में अगर ज्वाइन कर दिया है या फिर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर करके अगर काम कर रहे हो, तो आपको ये आना जरूरी है। ठीक है। अगर मान लो आप नेटवर्क इंजीनियर हो और इंटरनेट नहीं चल रहा है किसी सिस्टम पे, तो वहां पे किस तरह से IP एड्रेस असाइन करना है। अगर मान लो छोटी कंपनी है और आप काम कर रहे हो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या फिर नेटवर्क इंजीनियर करके, अब वहां पे अगर छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी तो सबको हायर नहीं करेगी ना, अलग अलग टीम तो नहीं रहेंगे वहां पे, लिनक्स वाली टीम, विंडोज वाली टीम। तो आपको क्या है, ये IP एड्रेसेस किस तरह से असाइन करना है वो भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, अभी विंडोज के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे लिनक्स में किस तरह से IP एड्रेस असाइन करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले IP कैसे देखना है वो चेक करेंगे। IF config करके एक कमांड है, जिससे हम IP एड्रेस चेक करते हैं कि अभी यहाँ पे IP एड्रेस क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। IF config करके मैंने कमांड डाल दिया। और यहाँ पे विंडोज में क्या कमांड है, IP config करके कमांड है, IP config। ठीक है, ये कमांड से क्या होंगे, आपको IP एड्रेसेस नजर आएंगे यहाँ पे, किस इंटरफेस को क्या IP एड्रेस असाइन किया है। अभी यहाँ पे IF config है, तो यहाँ पे Ethernet 0, यानी कि मेरा जो इथरनेट है इसके अंदर दो NICs हैं, Ethernet 1 एंड Ethernet 0 है। इन दोनों को भी कोई भी IP मुझे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो मैं पिंग भी कर रहा हूँ ना 8.8.8 को, तब भी मेरा क्या हो रहा है, रीचेबिलिटी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमने किसी सर्विस प्रोवाइडर से कोई भी कनेक्शन नहीं लिया है, सिंगल सिस्टम है, सिर्फ सिंगल सिस्टम यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई भी कनेक्शन नहीं दिया है हमने यहाँ पे। इसीलिए क्या है, ये गूगल के साथ में रीचेबिलिटी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको IP एड्रेस किस तरह से असाइन करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अगर आपको IP एड्रेस असाइन करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ कमांड याद रखनी है आपको, कुछ कमांड डालना होगा यहाँ पे। IP addr करता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद या फिर IP addr करना है, ऐड करना है आपको IP, और यहाँ पे IP एड्रेस डाल देना है आपको। 192.168.1.20 कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसका IP। और इसका सबनेट मास्क क्या रहेगा मेरे लिए, इसका सबनेट मास्क रहेगा /24। और यहाँ पे DETH 0 को मैं असाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो ETH 0 एंड ETH 1, ये दो इंटरफेस है। अब मैं ये जो IP एड्रेस है ये ETH 0 को असाइन कर रहा हूँ, यानी कि Ethernet 0 इंटरफेस को असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, एंटर किया मैंने। तो आइए देखते हैं वो फिर से कमांड रन करके, IF config, क्या इसे IP एड्रेस मिला है। तो देखो यहाँ पे IP एड्रेस मिल गया है इसे। ठीक है, अब मुझे बताइए, आपको गेटवे भी ऐड करना है, आपने गेटवे तो ऐड ही नहीं किया था, IP एड्रेस और सबनेट मास्क ही ऐड किया है। अगर मान लो आपको गेटवे भी ऐड करना है तो वो किस तरह से करोगे, सुडो राउट करना है आपको और ऐड करना है। ठीक है, राउट करके ऐड करना है, क्या करना है, डिफॉल्ट गेटवे ऐड करना है आपको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट करके, डिफॉल्ट और गेटवे 192.168.1.1। अब मेरा जो राउटर जो चल रहा है उसका गेटवे क्या है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको इसका गेटवे क्या है। देखो इसका गेटवे क्या है, डिफॉल्ट गेटवे, ये मेरे वाईफाई का 192.168.1.1 है। ठीक है, और इसका जो IP एड्रेस है 1.39 है। अब ये 39 को अगर मैं पिंग करूंगा यहां से तो क्या पिंग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कोई भी कनेक्टिविटी नहीं की है। ठीक है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, IP एड्रेस और गेटवे असाइन करना सीख रहे हैं। तो IP एड्रेस के लिए आपको वो कमांड बता दी, और गेटवे के लिए कुछ ये कमांड है, और मैं एंटर करता हूँ। देखो ये सब कुछ एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जरा देखते हैं क्या पिंग मैं कर पा रहा हूँ 8.8.8 को। तो नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि हमने अभी भी कोई केबल नहीं कनेक्ट की है। तो आइए हम क्या करते हैं, इंटरनेट के साथ में केबल कनेक्टिविटी कर ही देते हैं। सेव किया मैंने। और अब क्या किया है हमने, इस इंटरनेट के साथ में, इस सर्विस प्रोवाइडर के साथ में हमने क्या किया है, डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन हमारे
इस सर्वर को, यानी कि इस लिनक्स के जो सिस्टम है, इसको हमने कनेक्टिविटी की है। देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट एंड रीचेबल आ रहा था, अभी मुझे पिंग जा रहा है। क्या मैं इस सिस्टम से भी पिंग कर सकता हूँ? आइए देखते हैं। 139 है इसका आईपी एड्रेस, तो मैं इसको कंट्रोल C कर देता हूँ, इसको रुका के यहाँ पे पिंग करता हूँ। 192.168.1.39 इसका आईपी था। ठीक है, तो इसको भी मैं पिंग करके देखता हूँ, तो ये भी मुझे पिंग हो रहा है। यानी कि क्या हो गया, एक मेरा छोटा सा नेटवर्क बन गया है यहाँ पे। सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे क्या किया है, कनेक्शन दिया है, इसको मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया, और ये क्या है, ये मेरा एक लैन नेटवर्क बन गया है, एक छोटा सा नेटवर्क बन गया है। ठीक है, अगर मान लो अब यहाँ पे इस सिस्टम, ऐसे काफी सारे सिस्टम्स हैं और सर्विस प्रोवाइडर एक ही है, क्या हर बार आप एक ही केबल लगाओगे? हर एक के लिए अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर लेना जरूरी है क्या आपको? अगर मान लो आप घर पे बैठे हो और इंटरनेट कनेक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे सिस्टम में लगा दिया, लेकिन आपको मोबाइल को भी एक्सेस चाहिए, या फिर आपको क्या करना है, आपके भाई को एक्सेस देना है, या फिर मल्टीपल सिस्टम्स हैं आपके पास, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो उस समय क्या करोगे? उस समय आपको क्या करना होगा, एक एक्सेस पॉइंट लेना होगा। एक्सेस पॉइंट में क्या करेंगे हम, ये जो आने वाली जो केबल है, ये जो केबल है यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, इस एक्सेस पॉइंट में डाल देंगे, और ये क्या करेगा, इंटरनेट इसके अंदर आएगा, और वहां से हम मोबाइल या फिर जो भी कुछ डिवाइस है, लैपटॉप है हमारा, वो सब कुछ क्या होगा, यहाँ से कनेक्टेड होगा। अगर मान लो कोई डिवाइस में वाईफाई नहीं है, या फिर डेस्कटॉप में होता है ना कि कई बार उसको केबल ही कनेक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे केबल मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से केबल आप कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक्सेस पॉइंट में कुछ एनआईसीज नहीं है, मैं वो बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल डिवाइसेस हैं, अगर मान लो यहाँ पे 10 कंप्यूटर्स हैं आपके, ठीक है, ये विंडोज का सर्वर भी है, या फिर ये विंडोज की सिस्टम भी है, और ये तीनों में भी वाईफाई नहीं है, और आप चाहते हो कि इस एक्सेस पॉइंट के साथ में कनेक्ट करना है, तो अब ये एक्सेस पॉइंट में कुछ लिमिटेड क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। तो लिमिटेड पोर्ट होने की वजह से क्या होता है, इंटरनेट वर्क नहीं करता है। तो इस समय में हमें क्या करना पड़ता है, स्विच परचेस करना पड़ता है। ठीक है, ये स्विच के साथ में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये रहे, मैंने स्विच के साथ में डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए, और ये जो स्विच है मेरा कहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, इस एक्सेस पॉइंट के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। अभी मेरा एक्सेस पॉइंट रनिंग नहीं है, स्टार्ट नहीं है, इसलिए मैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ या कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या ये कनेक्ट होता है, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, खैर ये डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये केबल क्या होगी, आपकी एक्सेस पॉइंट में चली जाएगी, तो ये क्या हो गया, आपका एक नेटवर्क बन गया है। एक्सेस पॉइंट की जगह पे हम क्या करेंगे, राउटर ले लेते हैं। ठीक है, ये जो कनेक्टिविटी है मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे राउटर भी ले सकते हैं। अगर मान लो एक्सेस पॉइंट आपको यूज नहीं करना है, कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस पॉइंट से कनेक्टिविटी होती है, कई जगह पे क्या होता है, राउटर होता है, उसके बाद फिर स्विच आता है। अलग अलग सीन्स होते हैं कंपनी में, सब सिमिलर नहीं होता है, एक जैसा ही नेटवर्क नहीं होता है। कई जगह पे क्या होता है, राउटर होता है, फिर स्विच आता है। कई जगह पे फायरवॉल होता है, फिर स्विच आता है। कई जगह पे क्या होता है, फायरवॉल होता है, राउटर होता है, फिर स्विच आता है। कई जगह पे डायरेक्ट एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड किए जाते हैं और करो काम, डायरेक्ट वाईफाई दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये राउटर को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, अगर मान लो कोई सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे कनेक्शन दे दिया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, स्विच में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ये स्विच और राउटर में कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या है, तो कुछ प्रोटोकॉल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही कॉन्फ़िगर किया नहीं जाता है, इसमें आईपी एड्रेस सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आईपी एड्रेस सेट करना है, L3 अगर वीलैन कॉन्फ़िगर करना है या फिर L3 बनाना है इसे, तो यहाँ पे भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। अब हमने यहाँ पे डिवाइसेस में देखा है कि, और चीज मैं बता देता हूँ, ये डिवाइस जो है ये सिर्फ यूज करने के लिए, लैपटॉप किस लिए है,
सिर्फ एक्सेस करने के लिए ब्राउज करते हो, आईपी एड्रेस किस तरह से असाइन करना है वो मैंने बता दिया। इसको हम क्या करेंगे, साइड में रख देंगे। ठीक है, एक्सेस पॉइंट क्या करता है, अगर मान लो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या फिर घर का अगर नेटवर्क है, होम नेटवर्क है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इस तरह से कनेक्टिविटी करके क्या करोगे, इंटरनेट कनेक्शन लोगे। और ये एक्सेस पॉइंट से क्या करोगे, आपका मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। ये काम क्या है, एक्सेस पॉइंट का है, यानी कि ये वाईफाई है। ठीक है, इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है वो आगे देखेंगे हम। ये भी हटा दो। अगर हम बात की जाए तो राउटर की, तो राउटर से ही पता चल रहा है कि राउट करना है, यानी कि राह बताना है और रास्ता बताना है। अगर मान लो मेरा जो लिनक्स का जो सर्वर है, इसको अगर मुझे गूगल पे जाना है, तो ये किस तरह से जाएगा, यहाँ से इसकी ट्रैफिक निकलेगी, ये स्विच पे आएगी, स्विच से होके राउटर पे जाएगी। राउटर में क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा कि आने वाला जो भी कुछ ट्रैफिक है ये इस साइड में भेज दूं। ठीक है, इस तरह से मुझे ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जब ये सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा या फिर इंटरनेट की पेज, मेरी जो ट्रैफिक चली जाएगी, वो क्या होगा, टीयर 1 के पास जाएगा, ये सॉरी टीयर 2 के पास जाएगा, टीयर 2 से टीयर 1 के पास, टीयर 1 से टीयर 1 के पास। ठीक है, इस तरह से क्या होगी, मेरी ग्लोबली रीचेबिलिटी बनेगी, यानी कि मैं इंटरनेट पे जा पाऊंगा। ये हो गया राउटर का कॉन्फ़िगरेशन। अगर मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जैसे कि सर्वर है यहाँ पे रखा हुआ, ये सर्वर का डिपार्टमेंट है, यानी कि डेटा सेंटर है। इस सर्वर को ना कोई भी एक्सेस नहीं होना चाहिए। ऐसे होता है ना कई बार कि ये स्विच जो है इसके साथ में कनेक्टेड है, मान लो। ठीक है, आपका कुछ नेटवर्क इस तरह से चल रहा है, आपके बंदे काम कर रहे हैं ऑफिस में, और आपके गेस्ट आ चुके हैं या फिर बाहर से कोई तो बंदा आ गया है और वो चाहता है कि इंटरनेट का कनेक्शन दे दो मुझे। ठीक है, ये बंदा है, इसने इंटरनेट का कनेक्शन मांगा और आपने इसको इंटरनेट का कनेक्शन दे दिया, और ये वाईफाई के साथ में कनेक्टेड हो गया और इसने कुछ वायरस छोड़ के चला गया। ठीक है, तो इसके लैपटॉप के जो वायरस रहेंगे ये आपके लोकल एरिया में सब कुछ फैलेंगे, या फिर इसने कुछ आपका डेटा हैक कर लिया, तो ये क्या होगा, ये नेटवर्क को एक्सेस करके चला जाएगा। लेकिन क्यों ना आप ये नहीं चाहते कि इसके लिए अलग गेस्ट वाईफाई बने, गेस्ट नेटवर्क बने। अगर मान लो ये बाहर से आया हुआ बंदा है, तो ये बाहर से ही कनेक्ट हो जाए, यानी कि अलग नेटवर्क के साथ में कनेक्ट हो जाए, ये नेटवर्क इससे बात ना करे। ये सब कुछ कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे, वीलैंस कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। ये सब कुछ कॉन्फ़िगर करने के बाद आप क्या करोगे, ये अलग अलग ट्रैफिक को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और फिर आपका मकसद पूरा होगा। यहाँ पे जो बंदा आया है बाहर से, तो उसको गेस्ट का जो है वाईफाई का कनेक्शन दे दो। वो क्या करेगा, गेस्ट वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बैठेगा। अगर मान लो उसको सर्वर एक्सेस करना है, तो उसकी रीचेबिलिटी नहीं होगी, किसी लैपटॉप के साथ में रीचेबल नहीं होगा। वो इंटरनेट यूज तो कर पाएगा, लेकिन इंटरनल डिवाइस को कोई भी छुएगा नहीं। ठीक है, उसका ट्रैफिक यहीं पे अटकेगा। अब ये सब कुछ किस के वजह से हो रहा है, ये सब कुछ फायरवॉल के, यानी कि ये स्विच की वजह से हो रहा है। स्विच में क्या किया है, वीलैंस अलग बनाया है, यानी कि ट्रैफिक को अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये सब कुछ स्विच की वजह से हो रहा है। अब ये जो भी कुछ है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, फायरवॉल से भी कर सकते हैं। अलग अलग कंसेप्ट है, जब आप सीखोगे ना तो सब कुछ दुनिया पता चलेगी आपको। अगर कुछ नहीं सीखोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं, राउटर और स्विच कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं। अब ये इतने सारे नेटवर्क के डिवाइस पड़े हुए हैं, ये डिवाइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कौन सा डिवाइस क्या है। ये इस तरह से आइकॉन दिखा जाए तो ये क्लाउड हम कहते हैं इसे, या फिर सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। ये राउंड वाला जो है ये राउटर का आइकॉन है। राउटर को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, डीएचसीपी, डीएनएस, डिफॉल्ट राउट, स्टैटिक राउट, ओएसपीएफ, ये सारी चीजें क्या करने वाले हैं, हम राउटिंग में सीखने वाले हैं। ठीक है, स्विचिंग में हम वीलैन कॉन्फ़िगर करना, इसको पोर्ट किस तरह से सिक्योर बनाना है। ठीक है, मैक बाइंडिंग किस तरह से करना है, ये जो सारी चीजें हैं हम क्या करेंगे, स्विचिंग में करेंगे। ठीक है, ये एक्सेस पॉइंट जो है ये वाईफाई प्रोवाइड करता है।
ये लैपटॉप है, यहाँ पे सर्वर है। सर्वर में क्या होता है, सर्वर में आपका डेटा पड़ा हुआ होगा, एसक्यूएल सर्वर है या फिर वेबसाइट होस्ट किया हुआ है यहाँ पे, या फिर डेटा है आपका, कुछ भी अलग अलग सर्वर्स हो सकते हैं। डीएचसीपी सर्वर हो सकता है, डीएनएस सर्वर हो सकता है, फेडरेशन सर्वर है, एफटीपी सर्वर है, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है। सर्वर के अलग अलग टाइप है, यानी कि सर्वर में अलग अलग सर्विसेज रन होती है। तो डिपेंड करता है कि आपके कंपनी में किस सर्विसेज का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिनक्स के भी सिस्टम्स हैं आपके नेटवर्क में। तो वो आईपी एड्रेस किस तरह से असाइन करना है वो भी देखा है हमने। हमने गूगल के साथ में भी रीचेबिलिटी भी करके देखा है। 8.8.8 क्या है, गूगल का डीएनएस है। तो उसके साथ में हमारी रीचेबिलिटी हो रही थी, और आईपी एड्रेस किस तरह से असाइन करते हैं वो भी देखा है हमने। ठीक है, ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप को भी आईपी एड्रेस किस तरह से असाइन करते हैं वो भी देखा है हमने। अब यहाँ पे ये जो तीन चीजें दिख रही है, ये फायरवॉल्स हैं। ठीक है, फायरवॉल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब ये नेटवर्क फायरवॉल है, ये भी नेटवर्क के डिवाइस है। ये क्या करते हैं, नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लो कोई हैकर है यहाँ पे बैठा हुआ आपका कंपनी में, ठीक है, ये स्विच के साथ में इसने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया, ये सब कुछ हो गया। कोई हैकर है बाहर से, कुछ तो मलेशियस अटैक कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये फायरवॉल्स ब्लॉक करते हैं उनको। इसमें रूल्स कॉन्फ़िगर करना होता है। जब आप नेटवर्क का पार्ट सीखोगे ना, ये सब कुछ आने के बाद ना आपको ये फायरवॉल भी आ सकता है, अगर आप इसका कोर्स करोगे तो। ठीक है, तो मैंने तो इससे पहले भी आपको बताया था कि काफी सारी चीजें, कि किस फील्ड में अगर जाना है तो क्या सीखना जरूरी है, वो आप वीडियो देख सकते हो मेरा। रही बात यहाँ पे लैन मीडिया की, अगर बात की जाए तो कुछ ये केबल है, कैट 5, कैट 6, ये केबल्स होते हैं। तो ये लैन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, पैच कॉर्ड, कैट 6, कैट 5, ये केबल्स हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे कुछ अगर आपको आइकॉन नजर आता है तो ये वायरलेस का साइन है। ठीक है, तो ये वायरलेस नेटवर्क डिफाइन करता है। ESXiC सर्वर भी है, जैसे कि ये क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन, हाइपर वी सर्वर्स। ठीक है, आईपी फोन को भी हम, ये भी एक डिवाइस है, आईपी एड्रेस असाइन करके हम क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस असाइन करके इसको कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कॉलिंग इसको कहते हैं हम, आईपी बेस्ड कॉलिंग। उसके बाद यहाँ पे मीडिया है, ये वैन मीडिया, ये क्या होता है, यहाँ पे कनेक्टेड होता है इस तरह से। अगर देखा जाए, अगर इसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इस तरह से, अगर आपको कहीं पे दिख रहा है तो ये रहता है लैन साइड में, और ये रहता है इधर राउटर के साइड में। इस तरह से हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये साइन जो दिखता है इस तरह से, ये वैन के साथ में कनेक्टेड होता है। इसीलिए हम या इसे क्या कहते हैं, वैन मीडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, ये डिवाइसेस हैं, ये नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जो कि मैंने आपको अभी गाइड किया है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको लिनक्स बताया, स्विच बताया, ये से फायरवॉल बताया, ये सारी चीजें हमने क्या किया है, नेटवर्क डिवाइस में देखा है। इसमें आईपी एड्रेस भी असाइन करके देखा, इसमें भी आईपी एड्रेस असाइन किया है। नेटवर्क, विंडोज सर्वर की अगर बात की जाए तो सिमिलर, विंडोज में जो हमने लैपटॉप में जो आईपी एड्रेस असाइन किया था, उसी तरह से भी विंडोज सर्वर में आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिमिलर ही है। ठीक है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इनको कि ये जो है, ये सब कुछ डिवाइसेस हैं नेटवर्क में यूज होने वाले। इतना मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो फ्रेशर्स बंदे होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए। अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा है, ये वीडियो देख रहा है, तो उसको लगेगा कि अरे कितने बार बोल रहा है, ये नेटवर्क डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है। लेकिन जो फ्रेशर बंदा है ना, वो कई बार सुनना चाहता है। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेटवर्क के क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो देखेंगे हम। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी नेटवर्क अगर आप डिजाइन कर रहे हो, तो नेटवर्क में क्या होना चाहिए, ठीक से वर्क होना चाहिए। नेटवर्क में रिडंडेंसी होना जरूरी है, बैकअप सिस्टम होना जरूरी है, और एरर डिटेक्शन भी होना जरूरी है। अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको ढूंढना,
या फिर एक अगर कुछ फेल हो जाता है तो उसके लिए बैकअप बनना। ठीक है। और फेल होने से पहले हमें क्या करना होगा, पहले से ही दो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ड्यूअल हमें रिडंडेंसी करके रखना होगा। ठीक है, एक फेल हो जाता है तो एक के लिए। तो अब ये फॉल्ट टॉलरेंस यानी कि क्या है? अब मैं जो ये लेके आ रहा हूं ये पढ़ाने का मुझे मकसद क्या है आपको? स्केलेबिलिटी यानी कि क्या, फॉल्ट टॉलरेंस यानी कि क्या, ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? ये जो कीवर्ड्स है ना, ये याद रखना है आपको। फॉल्ट टॉलरेंस, अगर मान लो आप कहीं पे यानी कि काम कर रहे हो और ये कीवर्ड सुन रहे हो तो आपको इसका जो है बैकग्राउंड, मैंने जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो समझ में आना चाहिए। तो फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर हम गूगल पे अगर सर्च करेंगे फॉल्ट टॉलरेंस, मैं एंटर करता हूं और यहाँ पे कुछ इमेजेस चेक करेंगे हम। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कुछ नेटवर्क हैं, ये किसी एक नेटवर्क को ले लेते हैं, देखते हैं कोई अच्छा नेटवर्क अगर मिल रहा है तो उस पे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। चलो यही ले लेते हैं, क्यों नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये लोड बैलेंसिंग हो रहा है, यहाँ पे फेल ओवर हो रहा है। नेटवर्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये सबसे आसान तरीका रहेगा। अगर मान लो ये सिस्टम है और यहाँ पे स्विच है। ठीक है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, इंटरनेट पे जाना चाह रहा है। अब यहाँ से इंटरनेट पे जाने के लिए वो कनेक्शन क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा। ये इसके जो स्विच है या फिर डायल अप कनेक्शन है या फिर राउटर है, यहाँ पे ट्रैफिक आएगा और वो क्या होगा, आगे जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब जब इस साइड में जा रहा है, यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है, एक फेल है, और एक क्या है, एक रनिंग है। अगर मान लो आपके पास एक ही रास्ता है तो आप क्या, ये जा पाएगी, कनेक्टिविटी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, रिडंडेंसी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कंपनी के अंदर। ठीक है, वही तो बताना चाह रहा हूं, फॉल्ट टॉलरेंस मींस क्या है, हमें रिडंडेंसी करना है। फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो आपके पास ये कंपनी है, ये कंपनी के अंदर काफी सारे बंदे बैठे हुए हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये कहीं पे ये स्विच कनेक्टेड है। स्विच क्या कर रहा है, स्विच के साथ में यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस, ये जितने भी सारे डिवाइसेस हैं कनेक्टेड है, और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कनेक्टेड है। अभी इस तरह से आपका नेटवर्क है। ये जो बंदा है इंटरनेट पे जा रहा है और ये रीचेबिलिटी कर पा रहा है, कोई भी सर्वर है यहाँ पे, मान लो गूगल का सर्वर है, तो गूगल के साथ में रीचेबल है ये। अगर मान लो कल को कुछ इश्यू आ जाता है यहाँ से, डिवाइस अगर यानी कि केबल टूट गई या फिर डिवाइस फेल हो गया या कुछ भी हो गया, या फिर इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, तो क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं करोगे ना। यहाँ पे जितने बंदे हैं ये बैठे रहेंगे, जो डेवलपर है आराम से बैठेंगे, इनके अच्छे खासे तगड़े पैकेज रहेंगे। कंपनी क्या सोचती है, हम इंटरनेट का पैसा बचा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। ये बंदे जो है ये आराम से बैठ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इंटरनेट ही नहीं चल रहा है तो हम क्या, हम काम कैसे करेंगे? ठीक है, पर डे अगर ये बंदे बैठेंगे तो इंटरनेट का कनेक्शन ही निकल जाएगा। तो इसलिए कंपनी ने कभी भी क्या सोचना चाहिए, जहां पे पैसे बचाने हैं वहां पे ही बचाने हैं। जहां पे जरूरत नहीं है ना, वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे डालना ही होगा आपको। इस केस में ना आपको जीरो डाउन टाइम चाहिए। ठीक है, आपको दो इंटरनेट के कनेक्शन चाहिए। अगर मान लो एक इंटरनेट का कनेक्शन बंद हो जाता है तो दूसरे से इंटरनेट वर्क होना चाहिए। अगर मान लो ये राउटर ही खराब हो जाता है, या फिर ये जो भी कुछ स्विच है, हम ये राउटर कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, ये अगर राउटर खराब हो जाता है या फिर फायरवॉल खराब हो जाता है, तो दूसरा फायरवॉल है यहाँ पे, नहीं है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, HA कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पे दो फायरवॉल लेने पड़ेंगे और यहाँ पे इस तरह से कनेक्टिविटी जानी पड़ेगी।
अब यहाँ पे अगर मान लो ये स्विच है, इस स्विच में भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्विच भी दो दो स्विच लेने पड़ेंगे हमें, यहाँ पे इस तरह से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक अच्छा सा डायग्राम निकाल के बता देता हूं मैं आपको कि नेटवर्क होना किस तरह से है। ठीक है, ये रहा सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। यहाँ पे एक आईएसपी है। ठीक है, ये दो आईएसपी यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे एक फायरवॉल लगा हुआ है। ठीक है, या फिर इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यहाँ पे एक फायरवॉल है और यहाँ पे एक फायरवॉल है। ये फायरवॉल एक दूसरे के साथ में क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पे FW कर देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद ये जो फायरवॉल की केबल्स हैं ये निकल रही हैं यहाँ पे, ये स्विच पे आ गई है, SW, ये स्विच। ठीक है, ये जो केबल है यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बंदे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कुछ बंदे इस स्विच के साथ में कनेक्टेड है, कुछ बंदे इस स्विच के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मान लो ये स्विच खराब हो जाता है, ठीक है, तो इसका ट्रैफिक किस तरह से जाएगा, तो इसका ट्रैफिक इस तरह से जाना चाहिए। देखो यहाँ पे और भी स्विच रहेंगे, ये इस तरह से यहाँ पे एक्सेस स्विच रहेंगे। तो ये स्विच इस तरह से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ये इसके साथ में। ठीक है, यानी कि अगर मान लो ये स्विच खराब हो जाता है तो इसका ट्रैफिक इससे होके जाएगा इस साइड में, ये स्विच से इस साइड में। अगर मान लो ये स्विच खराब हो जाता है तो इसकी कनेक्शन कैसे जाएगा, ऐसे होते हुए ये क्या करेगा, आगे भेज देगा। ठीक है, ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए। रिडंडेंसी की अगर बात की जाए तो और डायग्राम बता देता हूं मैं यहाँ पे। देखो ये कनेक्शंस हैं एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड, दिख रहे हैं आपको। देखो ये, ठीक है, यहाँ पे रिडंडेंसी हो रही है। मान लो अगर ये डिवाइस, यहाँ पे L2 डिवाइस है, यहाँ पे लेयर 3 डिवाइसेस हैं, ये स्विचेस हैं। अगर मान लो ये डाउन हो जाता है तो इससे ट्रैफिक जाएगा, ये डाउन हो जाता है तो इससे जाएगा। अगर मान लो ये डाउन होता है तो यहाँ से ट्रैफिक जाएगी। ठीक है, ये डाउन हो जाता है तो इससे इधर से ट्रैफिक जाएगी। यहाँ पे ये डाउन हो जाता है तो इससे होके क्या होगा, इधर से ट्रैफिक जाएगी। यानी कि कहीं पे भी क्या हो रहा है, डाउन टाइम नहीं दिख रहा है आपको, रिडंडेंसी है हर जगह पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे क्या है, नेटवर्क होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, स्केलेबिलिटी। ये फॉल्ट टॉलरेंस की अगर बात की जाए तो रिडंडेंसी होना चाहिए नेटवर्क में, बैकअप होना चाहिए किसी भी नेटवर्क का। और अगर कुछ इश्यू आता है तो वो क्या होना चाहिए, डिटेक्ट होना चाहिए। यानी कि प्रॉब्लम कम से कम समय में रिजॉल्व होना चाहिए, उस तरह से हमारा क्या है, जीरो फॉल्ट टॉलरेंस क्या रहेगा, नेटवर्क बनना चाहिए। ठीक है, अब स्केलेबिलिटी की अगर बात की जाए तो स्केलेबिलिटी के भी बारे में मैं बता देता हूं। अगर मान लो आपका कोई नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, जो हमने डायग्राम निकाला था वो नेटवर्क हमारा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पे भी ये इसी नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो ये नेटवर्क चल रहा है आपका, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्या है, 100 यूजर्स यानी कि 100 एम्प्लॉय क्या है, काम कर रहे थे कंपनी के अंदर। धीरे धीरे देखते देखते क्या हो गया, 200 एम्प्लॉय हो गए, लेकिन हमारा नेटवर्क वही है, हमने कोई चेंजेस नहीं किया, इसी के ऊपर दिन निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हायरिंग चल रहा है, ऐसे करते करते 200 एम्प्लॉय हो गए। अभी इश्यू क्या आएगा, जो 100 एम्प्लॉय थे उस हिसाब से हमने प्लानिंग किया था कि ये डिवाइस ले लेंगे, ये डिवाइस परचेस करेंगे, ये स्विच परचेस करेंगे,
इतने इंटरनेट का स्पीड इतने एमबीपीएस का परचेस करेंगे। इस तरह से प्री प्लान करके हमने क्या किया था, 100 यूजर के हिसाब से ही डिवाइस परचेस किए थे। लेकिन अब क्या हो गया, 200 डिवाइस, ये यानी कि 200 डिवाइस डिवाइस हो गए, 200 यूजर हो गए, उनके मोबाइल्स, ये सारी चीजें। तो नेटवर्क में क्या हो गया, लोड आने लगा नेटवर्क में। अब नेटवर्क चलेगा क्या? मान लो आप कहीं पे भी डिवाइस परचेस करने के लिए जाते हो, सबसे पहले वो पूछता है कि आपको करना क्या है, आप किस लिए ले रहे हो डिवाइस, आपके कितने यूजर्स हैं, कितने कनेक्शंस हैं। उस हिसाब से वो क्या करते हैं, मॉडल प्रोवाइड करते हैं डिवाइस का। अब 100 यूजर के लिए अगर आपने डिवाइस परचेस किया है, तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा ऑफकोर्स। आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ स्क्रैप में बेचना पड़ेगा और नया नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ठीक है, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ यहाँ पे जो भी कुछ चल रहा है 100 यूजर्स के लिए चलाना पड़ेगा, अलग से नेटवर्क 100 यूजर के लिए बनाना पड़ेगा, या फिर अलग बिल्डिंग में बिठाना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले कंपनी जब डिफाइन कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, प्री प्लान करना काफी जरूरी है कि हमारे आगे कितने बंदे आने वाले हैं। उस तरह से हमें क्या है, डिवाइस परचेस करना काफी जरूरी है। ठीक है। तो ये स्केलेबिलिटी कहते हैं हम इसे। जो हम बढ़ा रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से जो डिवाइस आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेबिलिटी कहते हैं। तो स्केलेबिलिटी किस किस तरह से होता है, हॉरिजेंटल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग होता है, और लोड बैलेंसिंग। अब हॉरिजेंटल की अगर बात की जाए तो एडिंग मोर मशीन्स। ठीक है, आपका नेटवर्क ऑलरेडी है बना हुआ, और आपने पहले ही प्लान किया था कि हम 200 एम्प्लॉय और करने वाले हैं इस कंपनी के लिए, तो हमें उस तरह से डिवाइस दे दें, और आपने परचेस कर लिया। तो ये क्या हो गया, नेटवर्क का स्केल बढ़ गया, यानी कि नेटवर्क में यूजर्स बढ़ गए, ये मशीन्स ऐड हो गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल स्केलिंग। अगर वर्टिकल स्केलिंग की बात की जाए, अगर मान लो हमारे पास 100 यूजर थे, अब 200 यूजर बन गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइस को अपग्रेड करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग डिवाइस को हटाना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर को चेंज करना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। और लोड बैलेंसिंग की अगर बात की जाए, तो ट्रैफिक को हम, इंटरनेट जो भी कुछ हमारा सर्विस प्रोवाइडर ने 100 एमबीपीएस 200 एमबीपीएस जो भी कुछ स्पीड दिया है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसकी जो ट्रैफिक है। या फिर हार्डवेयर की बात की जाए, तो उसका जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है, ये सारा क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, लोड बैलेंस कहते हैं। लोड बैलेंस अलग अलग तरीके से भी होते हैं। हार्डवेयर में भी होता है, जैसे कि सर्वर में भी लोड बैलेंस होता है, और नेटवर्क में भी लोड बैलेंस होता है। ठीक है। तो इस तरह से है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया है। तो हम क्या करेंगे, आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। हमने देखा है कि डिवाइस क्या क्या है, नेटवर्क के कौन कौन से डिवाइसेस हैं, उस पे आईपी एड्रेस किस तरह से असाइन करते हैं, और वो डिवाइस को लेके किस तरह से नेटवर्क बनता है। उसके बाद हमने फॉल्ट टॉलरेंस, और हमने क्या देखा, स्केलेबिलिटी देखी। ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और हम रुकते हैं। अगले टॉपिक में देखेंगे कि अगले अगले टॉपिक में क्या है, नेटवर्क कंपोनेंट है, वो अगले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में।